हेलो डियर स्टूडेंट, तुम चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम कक्षा जो पार्ट फर्स्ट है, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान का जो पार्ट फर्स्ट है उसका अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, उसी में आज हम आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम अपना टॉपिक छोड़ा था कि संविधान का जो संविधान को प्रभावी कैसे बनता है, क्या कारण है। हमने पहला कारण पढ़ा था संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। भाई संविधान को प्रचलन में कैसे लाया जा सकता है, तो ये पहला कारण। तो इसको अच्छी तरह कैसे समझे अपन, क्योंकि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया। ठीक है ना, कोई भी संविधान हो तो उसको अस्तित्व में कैसे आया। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, किसने संविधान बनाया। ठीक है, और किसने तो संविधान बनाया, फिर संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। तो इसी के बारे में समझ रहे अपन, संविधान अस्तित्व में कैसे आया, किसने संविधान बनाया, और जिन लोगों ने संविधान बनाया तो क्या उनके पास इतनी शक्ति थी। ठीक है ना भाई, संविधान बनाने वालों के पास क्या शक्ति कितनी थी, इसके बारे में। क्योंकि क्या कई संविधान तो अनेक देशों के होते हैं, जो भी देश होता है उसका एक संविधान होता है। ठीक, लेकिन क्या है, कई जो देशों के संविधान है वो क्या हो जाते हैं, निष्प्रभावी हो जाते हैं। अनेक देश ऐसे होते हैं जिनके संविधान क्या होते हैं, निष्प्रभावी। मतलब उन संविधानों में जो नियम है वो उस देश को चलाने में सक्षम नहीं होते। क्योंकि उसका कारण क्या है भाई, जिस देश का संविधान निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रिय, ठीक है ना, ठीक है ना, और उस संविधान के नियम है जो देश को चलाने में सक्षम नहीं होते हैं, उसका कारण क्या। तो कारण क्या है, या तो वहां का सैनिक शासन, या फिर वहाँ के जो नेता है वो जनता के हित के बारे में नहीं सोचते। अब जो नेता जनता के हित के बारे में नहीं सोचता तो क्या जनता का प्रिय हो सकता है क्या, नहीं, वो जनता का क्या होगा, अप्रिय। ठीक, दूसरा बात, वहाँ की जो सैनिक व्यवस्था है कैसी है, तो सैनिक शासन भी हो सकता है। सैनिक शासकों की वजह से तो ये दो कारण ऐसे होते हैं जो संविधान को निष्क्रिय बना देते हैं, क्योंकि इसकी नेता है और सैनिक शासन है। अगर इन दोनों की वजह से क्या है, संविधान के जो नियम है वो अच्छी तरह फॉलो नहीं हो पाते और वो संविधान क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती, विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान। ठीक है ना भाई, क्या है कि जो सैनिक शासन और नेता है इनको क्या है कि जो लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्या नहीं होती, क्षमता नहीं होती। अब जैसे कि पूरे विश्व में सबसे सफल संविधान किस देश का है, तो वो देखते हैं अपन। अभी हम ये पढ़ रहे हैं संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, तो इसको समझ रहे हैं अपन अच्छी तरह। ठीक है ना, तो विश्व का क्या है, सबसे सफल संविधान कहाँ का है, भारत का। दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ये देश से इनका संविधान क्या है, सर्वाधिक सफल संविधान है। ये ऐसे संविधान के उदाहरण है जिन्हें हम एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। मतलब क्या है, इनका संविधान कब बना, कि इन संविधान को बनाने के लिए कई राष्ट्रीय आंदोलन हुए। ठीक है ना, और फिर उनके बाद सभाओं का निर्माण हुआ। ठीक है ना, और सभा बना के इन संविधानों का क्या किया गया, निर्माण किया गया। ठीक, भाई क्या है, अभी अपना भारतीय संविधान है, इसको औपचारिक रूप से भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से किसने बनाया, अपने पढ़ा था ना, भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से किसने बनाया,
तो इसको औपचारिक रूप से क्या है, एक संविधान सभा ने बनाया, संविधान सभा ने बनाया, इसलिए क्या है, एक सफल संविधान है। अब जो भारत का संविधान है वो 1946 से 1949 के मध्य बनाया गया। ठीक, तो इसमें क्या है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा ली है। अपने जो 1946 के पहले हमारे कई सारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए, ठीक, किसान आंदोलन हुए, प्रजामंडल आंदोलन हुए, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, ठीक है। तो इस तरह कई आंदोलन यहाँ के मतलब अपने क्रांतिकारियों ने किए। तो उन आंदोलन से प्रेरणा लेकर अपने संविधान में क्या किया गया, लंबे लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा ली। इसके बाद अपना संविधान का निर्माण हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। भाई राष्ट्रीय आंदोलन क्या होता था, जो सभी को लेकर चले। भाई आंदोलन मतलब क्या होता है, सभी के हित के लिए किया जाता है, सभी के हित के लिए, ठीक है ना। उसमें सभी लोग शामिल होते हैं। तो क्या है कि आम लोगों को साथ में चलने की प्रेरणा कहाँ से ली, राष्ट्रीय आंदोलनों से मिली। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था, जिनके पास समाज में विभिन्न वर्गों के से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता होती थी। संविधान निर्माता को यह समझने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है, बल्कि संविधान को भारी वैधता मिली। संविधान का अंतिम रूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। उस समय के जो लोगों की भारतीय जनता है उनकी संविधान में क्या थी, सहमति थी। क्योंकि क्या है कि जो संविधान सभा का गठन हुआ वो भी क्या हुआ, प्रत्यक्ष रूप से मतदान करके इस सभा का गठन किया गया। तो इसमें क्या है कि जो भारतीय नागरिक थे, वहाँ के लोग हैं, उनकी भी सहमति शामिल थी। कुछ दूतों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया है, जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष में विपक्ष में राय देते थे। मतलब जो कमेटी का गठन हुआ, सभा का गठन हुआ, तो उस समय क्या है, कई पक्ष में बोलते थे, कोई विपक्ष में बोलता था, लेकिन अधिकांश पक्ष में होते थे। तो मतलब जिसका बहुमत ज्यादा होता था उसी की बात रखी जाती थी। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी, क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था। लोकप्रिय नेता कैसे, कि वही लोकप्रिय नेताओं ने पहले राष्ट्रीय आंदोलन चलाए, वही लोकप्रिय नेताओं ने पहले राष्ट्रीय आंदोलन चलाए। तो वो जनता की नज़रों में वो पहले ही क्या थे, विश्वास पात्र थे, और उनके द्वारा क्या संविधान सभा का गठन, संविधान का जो निर्माण है वो किया गया। इसके अलावा संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता और संभावना सुनिश्चित करता है। बस संविधान, अब अपना टॉपिक क्या था कि संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। तो भाई जो संविधान बनाते हैं, ठीक है ना, तो क्या है कि जो बनाने वाले जो लोग हैं उनका प्रभाव भी क्या है, इसको कई हद तक सुनिश्चित करता है। संविधान बनाया किसने, संविधान बनाया किसने है, ठीक है ना। ये भी कारण क्या होता है, संविधान को प्रभावी बनाने का महत्वपूर्ण कारण होता है। अगला कारण क्या है, संविधान के मौलिक प्रावधान। एक सेकेंड, एक कारण तो हो गया प्रभावी बनाने का। दूसरा, संविधान के मौलिक प्रावधान, ठीक। दूसरा कारण क्या है, संविधान के मौलिक प्रावधान। एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करना का कोई कारण अवश्य देता है। समझ में आया भाई, क्या है कि एक सफल संविधान की यह विशेषता होती है कि वह व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। भाई आज सपोज करो कोई भी व्यक्ति है तो उसका सम्मान क्यों किया जाए, वो उस व्यक्ति के आचरण पर निर्भर करता है। तो संविधान जनता को ऐसा क्या दे रहा है कि संविधान क्या है, जो हर जनता उसके आधार पर उसके नियमों पर चले। भाई संविधान क्या है कि जनता को क्या दे रहा है, ठीक है ना, उस वजह से क्या वह अवश्य जरूरी होता है।
भाई संविधान ने जनता को क्या दिया, इसी के अकॉर्डिंग क्या है, लोग इसका क्या करेंगे, आदर करेंगे, आदर करेंगे, इसके नियमों का पालन करेंगे। जैसे संविधान में बहुसंख्यकों को समाज में अल्प समूहों में का उत्पन्न करने की अनुमति दी गई है। वह अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। ठीक, ये क्या है कि बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूह का उत्पन्न करने की अनुमति दी गई है। जैसे मान लो कोई संविधान है, उसमें जो उच्च वर्ग है, ठीक है ना, अब इनको क्या जैसे किसी देश का संविधान है, उसमें क्या दिया गया है, उच्च वर्ग क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, और निम्न वर्ग इनको कोई अधिकार नहीं दिए, तो ये लोग इनका क्या करेंगे, शोषण करेंगे। तो ये लोग इसका आदर क्यों करेंगे भाई, जब इनको संविधान को अधिकार ही नहीं दिया तो इसका आदर क्यों करेंगे भाई। अल्पसंख्यक थे, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कोई मोहल्ला है, उसमें सारे जैन धर्म के लोग हैं, एक घर उसमें सिख धर्म का है। अब क्या है, इनकी संख्या कम है और इनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन भारतीय संविधान में तो क्या है कि जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, स्थान के नाम पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर। लेकिन किसी संविधान में मान लो सपोज करो कि उच्च वर्गों को ही अधिकार है और निम्न वर्गों को अधिकार नहीं है, तो निम्न वर्ग को संविधान का आदर क्यों करेंगे, ये भी तो कारण हो सकता है, वे संविधान के प्रावधानों का आदर क्यों करें। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं देता है भाई, या अब जैसे मान लो उच्च वर्गों को सुविधा अच्छी मिल रही है, निम्न वर्गों को सुविधा ही नहीं है, तो निम्न वर्ग के लोग इसको क्या करेंगे, आदर सम्मान नहीं देंगे। सुनियोजित ढंग से समाज में छोटे छोटे समूह की शक्तियों को और मजबूत करता है, तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाती है। यदि कोई समूह यह महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं है। तो देखो कई कारण हो सकते हैं। पहली बात तो कि किसी वर्ग को अधिकार नहीं है और किसी वर्ग को अधिकार है। कोई संविधान ऐसे जिसमें मतलब क्या भेदभाव किया जाता है, ठीक है ना, तो मतलब क्या है, जैसे निम्न वर्ग को कोई अधिकार नहीं है, तो निम्न वर्ग संविधान को मानने से इनकार कर देगा और उसका आदर भी नहीं करेगा। उसी प्रकार क्या कि अगर मान लो कोई भी समाज है, ये महसूस करता है कि उसकी जो पहचान है उसको दबाया जा रहा है, उसके धर्म को दबाया जा रहा है। मान लो अभी चीन में मुस्लिम धर्म का विरोध किया गया, उनको टोपी पहनने से इनकार कर दिया गया, नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो चीन के संविधान का आदर क्यों करेंगे, क्योंकि उनके तो सारे अधिकार छीन लिए उन्होंने, ठीक है ना। तो कोई भी संविधान अगर मान लो अपने आप को कमजोर महसूस, कोई भी समाज अपने आप को कमजोर महसूस करता है उस देश में, जिस देश का संविधान उनको कोई अधिकार नहीं देता, तो वो मतलब उस संविधान का आदर नहीं करेगा। ये एक महत्वपूर्ण कारण है संविधान का आदर नहीं करने का। जैसे सपोज करो कि अब जैसे कि कोई भी संविधान क्या है, खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता। जैसे एक सेकंड, संविधान में क्या है, संविधान स्वयं क्या करता है, स्वयं न्याय नहीं दिलाता, ठीक है। इसके अलावा जो न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, मतलब न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, ठीक। लेकिन क्या होता है कि वह लोगों को क्या करता है, विश्वास, उसको उस संविधान को, जो किताब है न्याय की, देश को चलाने के लिए बनाई जाती है, तो वो क्या करता है कि लोगों को विश्वास दिलाता है, लोगों को क्या दिलाना पड़ता है, विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आज मूल अधिकार है, संविधान क्या मूल अधिकार है। अब जैसे मूल अधिकार स्वयं क्या करेगा, मूल अधिकार स्वयं मतलब संविधान खुद आपको मतलब न्याय नहीं दिला रहा,
उसने आपको क्या दिया, अधिकार दिया है। और इस अधिकार की रक्षा कौन करता है, न्यायपालिका करती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि अपने अगर मूल अधिकार को हनन होता है तो हम न्यायपालिका के पास जा सकते हैं। तो मतलब क्या कर रहा है, वो एक ढांचा उपलब्ध करवा रहा है अपने को, इसका न्याय प्राप्त करने के लिए। न्याय प्राप्त करने के लिए क्या एक ढांचा उपलब्ध करवा रहा है। क्यों, फिर न्याय तो हमें कौन देगी, न्यायपालिका, लेकिन वो किस आधार पर देगी, मूल अधिकार के आधार पर। अगर हमारे किसी मूल अधिकार को हनन होता है तो हमें न्यायपालिका क्या देगी, अधिकार देती है उस मूल अधिकार के तहत ही। अब मूल अधिकार क्या है, ढांचा, संविधान में मूल अधिकार क्या है, ढांचा, किसका, हमें न्याय प्राप्त करने का। आगे बात समझ में। तो इस तरह से क्या है कि संविधान खुद क्या नहीं करता, न्याय के स्वरूप, न्याय के आदर्श का स्वरूप की स्थापना नहीं करता, वो सिर्फ ढांचा उपलब्ध कराता है न्याय दिलाने के लिए, ठीक है। इस प्रकार क्या है, कोई भी संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। भाई कोई भी संविधान होता है, ठीक है, अगर वो मान लो उस संविधान में जो नागरिकों की सुरक्षा है, समानता है, स्वतंत्रता जितनी अधिक होगी, वो संविधान उतना ही सफल होगा, ठीक है। भाई अगर मान लो कोई भी संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता, सुरक्षा, समानता, ठीक, अधिक उपलब्ध करवाता है तो वह संविधान उतना ही सफल होगा, ठीक। भाई कोई भी संविधान है, अगर नागरिकों को स्वतंत्रता, सुरक्षा, समानता, अधिकार अधिक उपलब्ध करवाता है तो वह संविधान उतना ही सफल होगा। और अगर मान लो कोई संविधान किसी समाज की पहचान को दबाता है, ठीक है ना, उसको किसी प्रकार का अधिकार नहीं देता है, तो संविधान उसका आदर सम्मान नहीं करेगा और वो सफल भी नहीं होगा। फिर मोटे तौर पर यह कहे तो क्या भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक ऐसा कारण देता है कि जिससे वह उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सके, ठीक है ना। तो यह हमें कब पता लगेगा, जब हम अपने भारतीय संविधान पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा देखो अगला, भाई ठीक है, समर्थन करेंगे तो कारण तो बहुत सारे हैं, क्योंकि सभी को क्या है, अधिकार दिए गए, सभी को समान माना गया है, ठीक है ना, सभी नागरिकों को सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्गों को आरक्षण दिए गए हैं ताकि वो आगे बढ़े और राष्ट्र का विकास कर सके, ठीक है ना। तो कारण है अपने पास, ये तो संविधान में जो भारतीय संविधान पढ़ेंगे उसके अंदर इन चीजों को पढ़ेंगे, तो अपने पास ऐसे कारण हैं जो कि सामान्य रूपरेखा का समर्थन करता है, भारतीय संविधान की सामान्य रूपरेखा का समर्थन करता है, कोई भी नागरिक करेगा। क्यों, क्योंकि उसको क्या है, हर तरह से मतलब सुविधा भारतीय संविधान में प्राप्त है। अब अगला देखो, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा, संस्थाओं की संतुलित रूप रेखा, ये तीसरा कारण प्रभावी बनाने का क्या है, तीसरा कारण, ठीक है ना। अगली विशेषता क्या, अगला कारण क्या पड़ता है, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। भी क्या है कि संविधान को जनता ही नहीं, संविधान को जनता के अलावा एक छोटा समूह भी नष्ट कर सकता है, ठीक। भी जनता को क्या है कि संविधान को जनता ही नहीं बल्कि छोटा समूह भी क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता है, ठीक है ना। भाई कोई भी छोटा समूह वह अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, संविधान को नष्ट कर देगा। लेकिन सही ढंग से क्या, अगर संविधान की शक्तियों को बांटा जाए, अगर सही ढंग से संविधान की शक्तियों को क्या किया जाए, बांटा जाए, तो संविधान को कोई भी एक समूह नष्ट नहीं कर सकता। संविधान की रूपरेखा बनाने की कारगर विधि यह सुनिश्चित करती है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार हो।
ठीक है ना भाई। संविधान बनाने की रूपरेखा ऐसी हो कि सारी शक्तियाँ एक संस्था के पास न होकर अनेक संस्था में विभाजित हो। जिससे क्या है कि कोई भी एक संस्था का संविधान को समाप्त करना चाहे, नष्ट करना चाहे, तो बाकी जो संस्था है उसके अतिक्रमण को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। जैसे उदाहरण के लिए भारत का संविधान ले ले, तो इसकी शक्तियों क्या, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इनमें क्या गया, बांटा गया है। इसके अलावा और स्वतंत्र जो मतलब संस्थाएं है, जैसे संवैधानिक निकाय, चुनाव आयोग, ये क्या है, स्वतंत्र निकाय है। ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि संविधान की शक्तियों को एक संस्था में न बांटकर अनेक संस्थाओं में बांट दिया जाता है, ताकि क्या है कि अगर कोई भी एक शक्ति, कोई भी एक संस्था अगर संविधान को नष्ट करने का उद्देश्य बनाए, तो बाकी शक्तियां मिलकर उसके अतिक्रमण को क्या कर दे, नष्ट कर दे। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसे बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्य प्रणाली में लचीलापन का होना जरूरी है। भाई क्या है कि आने वाले समय में क्या संविधान में परिवर्तन होते रहते हैं। अगर उसमें क्या है कि कठोरपन होगा, ठीक है ना, तो वो क्या है कि परिवर्तन के जो दबाव है, मतलब मान आने वाला समय कैसा हो, किस तरह परिवर्तन संविधान में करना पड़े, तो उसके दबाव को क्या नहीं कर पाएगा, दबाव को सह नहीं पाएगा। कठोर है, और उसमें अगर कुछ चेंज करना है तो क्या होगा, अब वो क्या है कि उसमें वो किसी भी तरह का चेंज नहीं हो पाएगा, और वो दबाव के कारण क्या होगा कि वो संविधान क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और दूसरी ओर अगर अधिक लचीलापन भी जरूरी नहीं है, अधिक लचीलापन भी गलत है। क्यों? क्योंकि क्या है कि अगर अधिक लचीलापन होगा तो वो सभी समाज को क्या नहीं देगा, सुरक्षा भी नहीं दे पाएगा। ठीक है ना। समाज को सुरक्षा देने के लिए संविधान में कुछ कठोर नियम भी है, और लचीलापन इसलिए कि समय समय के अनुसार उसमें बदलाव किया जा सके, इसलिए क्या है उसमें लचीलापन भी होना चाहिए। भाई समय और परिस्थिति के अनुसार संविधान अपने आप को क्या है कि ढालने में संतुलन बनाए रखे। संविधान क्या है कि जैसे समय समय में आने वाली परिस्थितियों के कारण संविधान के अपने आप को उन परिस्थितियों के अनुसार ढालने में सक्षम हो जाए। जिससे क्या होगा कि संविधान में क्या कठोरपन भी होना चाहिए और उसमें लचीलापन भी होना चाहिए। ज़्यादा लचीलापन भी संविधान को नष्ट कर देता है और अधिक कठोरपन भी संविधान को नष्ट कर देता है। क्यों? अधिक कठोरपन क्या है कि परिवर्तन का जो दबाव है उसको सहन नहीं पाएगा और नष्ट हो जाएगा। और लचीलापन में क्या है, वो नागरिकों को सुरक्षा और पहचान नहीं दिला सकता, तो वो वैसे भी नष्ट हो जाएगा। तो उस वजह से उसमें कठोरपन होना चाहिए। ठीक है। उसमें कुछ ऐसे नियम होना चाहिए जो जनता के लिए, जनता को मानना जरूरी है। और कुछ लचीलापन ऐसा होना चाहिए कि आने वाले परिवर्तन के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव किया जा सके। ठीक है ना। तो अपना भारत का संविधान क्या है, एक जीवित संविधान है। जीवित संविधान मतलब क्या, अपने जो विशेषता पढ़ी थी कि संविधान में क्या है कि कठोरपन भी होता है, और अपने भारतीय संविधान में कठोरपन भी है, लचीलापन भी है। कठोर और लचीलापन भारतीय संविधान में है। क्यों? क्योंकि कुछ उसमें कुछ ऐसे नियम है जो कि उसमें बदले नहीं जा सकते, लेकिन उसमें क्या संशोधन की प्रक्रिया है, जिससे क्या है कि आने वाले समय में परिस्थितियों के अनुसार उसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या है कि अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना और एक हद तक ठोस रूप में संतुलन बैठाकर संविधान सुनिश्चित करता है कि वह दीर्घायु होगा। आइए बात समझ में। देखिए भाई क्या है कि परिवर्तन की संभावना हो और कई हद तक ठोस रूप में संतुलन बैठाकर संविधान अपने आप को सुनिश्चित करता है कि उसकी जो आयु है वो क्या हो, दीर्घायु हो, और जनता का आदर वो प्राप्त करेगा। इस व्यवस्था से यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि वर्ग व या समूह अपने बलबूते संविधान को नष्ट नहीं कर सकते। मतलब इस तरह का अगर संविधान हो तो कोई भी वर्ग, कोई भी समूह उस संविधान को क्या नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। अब देखो भारतीय संविधान कैसे बना। अब अपन क्या है कि अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, भारतीय, अब तो हमने क्या पढ़ा, संविधान के बारे में पढ़ा। अब भारतीय संविधान कैसे बना, मतलब कुल मिला के
भारतीय संविधान पढ़ेंगे। तो अपना अगला टॉपिक क्या होगा, भारतीय संविधान। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।